हाय हेलो व्हाट्सअप, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके पास भाई एक पॉलिटी का क्विक रिवीजन, वो भी थ्रू माइंड मैप्स, क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो हम ऑलरेडी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं वो हम लोग अभी बहुत ही जल्दी एक छोटा सा रिवीजन कर देते हैं, एक क्विक रिवीजन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, जिससे कि आप पॉलिटी में अगर कुछ चीजें भूल भी गए हो तो आप अभी ना भूल पाए। जो टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं भाई वो होंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज और नॉनदलेस हमारा प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट में भाई एक्चुअली हम लोग पावर्स कवर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी क्लास होने वाली है हमारी मंडे को। और अगर कोई स्टूडेंट्स ने मेरा लेक्चर मिस कर दिया है बीच में तो ये क्लास आपके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि आपको एक तरीके से पता लग जाएगा कि भाई ओवरव्यू क्या चीज चल रही है। अगर मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, अगर डिटेलिंग में मैं गया तो भाई ये क्लास हो जाएगी काफी लंबी, क्योंकि यह है एक छोटी सी रिवीजन क्लास। तो आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरी क्लास में जा सकते हैं, उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लेक्चर को आप देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का क्विक रिवीजन। तो पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो आते हैं हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 के उसमें आते हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? तो ये लिए हैं हमने USA से। और इसको और क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स को हमारा बोला जाता है मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है, उसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है, तो मैं इतनी डिटेलिंग में नहीं घुसूंगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स इसको बोला जाता है। अब आते हैं फिर उसके, और ये अगर आपसे ये कोई भी छूता है ये जस्टिसिएबल होते हैं। अगर मौलिक अधिकार आपसे छीना जाता है, कोई भी पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त या कोई भी इंसान जो इंडिया में रह रहा है या बाहर से भी आ रहा है, तो भाई सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, ये जस्टिसिएबल होते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 12 पे। अब आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 12 सिर्फ एक डेफिनेशन देता है हमारी स्टेट की। अब स्टेट क्या है? टेरिटोरियल है, बाउंड्री है क्या? अबे नहीं भाई, बाउंड्री नहीं है भाई ना, टेरिटरी है। एक तरीके से एक जो गवर्नमेंट होती है हमारी, पार्लियामेंट, हमारी स्टेट लेजिस्लेटर, हमारी पंचायती, म्युनिसिपैलिटीज या हमारी पब्लिक अथॉरिटी कंपनीज हो गई, हमारी LIC हो गई, ONGC हो गई, हमारी गेल हो गई, जितने भी ये सारे हैं, अगर ये इनके हिसाब से आपका मौलिक अधिकार छीनते हैं किसी भी एक्ट के थ्रू, किसी भी लॉ के थ्रू, तो बेटा ये समझ लीजिए सीधा भागना है आपको सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट सीधा रिट इशू कर देगा या फिर भाई आपकी सुनवाई बहुत जल्दी सुनेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भाई आपकी एक स्तर है, आपको भी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जितनी भी पूरी डेमोक्रेसी है रूल आपके उससे चलना है। क्योंकि प्रेम्बल में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। अथॉरिटी कहां से मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन को? हमसे, हम सिटीजन से। ठीक है, तो और फिर उसका आर्टिकल 12 कहता है सिर्फ डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 हमारा बोलता है कि अगर इन केस पार्लियामेंट ने आपसे कोई भी लॉ बनाकर आपसे मौलिक अधिकार छीना तो सुप्रीम कोर्ट सीधा आएगा और बोल देगा कि ये लॉ पूरी तरीके से नल एंड वॉइड कर दिया जाए, डेरोगेटरी है। क्योंकि आर्टिकल 13 एक तरीके से प्रोटेक्टिंग शील्ड की तरह, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो जो भी लॉ अगर बाई चांस हमारे लिए बनाए जाते हैं तो आर्टिकल 13 के थ्रू अगर वो मौलिक अधिकार छीन रहे हैं किसी भी सिटीजन का तो उसको नल एंड वॉइड या फिर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग रियलिटी, भाई जहां से पूछे जाते हैं। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहां से आता है? राइट टू इक्वालिटी आता है हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। अब ये बोलता क्या है? आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है कि भाई अगर कानून की गुड़िया, मतलब कि कानून की गुड़िया कह रहा हूं, जो हमारी कानून की लेडी हैं जिन पे भाई काली पट्टी बंधी हुई, हाथ में तराजू, यानी ना अमीर ना गरीब, ना कोई लड़की ना कोई लड़का, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, लॉ के आगे सब बराबर हैं। ये जो हमने लिया गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये UK से लिया गया और ये इसको थोड़ा सा नेगेटिव फेस में भी बोला जाता है गुरु। अब नेगेटिव फेस में क्यों बोला जाता है भाई? ये समझ लो कि अगर बाई चांस कोई गरीब है, गरीब अगर बाई चांस 10,000 रुपए कोई पनिशमेंट कर दिया या अमीर ने पनिशमेंट कर दिया, दोनों के खिलाफ लॉ में क्या बोला जा रहा है? 1-1 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे। अमीर तो दे देगा लेकिन गरीब पिस जाएगा ना, तो इसलिए उसको नेगेटिव फेस में रखा गया। फिर उसके बाद आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल, अच्छा इसमें नहीं लिखा, चलो कोई नहीं, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि अमीर और गरीब को जो एक तरीके से अलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग लॉ या रूल बनाए जाएंगे। जैसे 18 साल को कोई लड़का हो गया, 18 साल वाला अगर क्रॉस कर देता है तो उसके लिए होता है कि अगर उसने कोई क्राइम कर दिया तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर 18 साल से कम का लड़का है तो उसको मुश्किल से 6 महीने की दी जाएगी, उसको बरी कर दिया जाएगा। तो लॉ अलग अलग है, डिफ्रेंशिएट कर दिए गए हैं कि अकॉर्डिंगली एज के, इनकम के, जिससे कि भारी ना पड़े, कोई
कोई दुखी सैड, मतलब एक तरीके से वैसा ना हो जाए, ठीक है ना। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये जो लिया है ये हमने यूएसए से लिया है। इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, क्योंकि हमारे जो इंडिया है भाई उसमें सब लोग रईस थोड़ी हैं। तो सेम एग्जांपल वैसे ही अप्लाई करते हैं, जो इसमें लैक कर रहा था वो इसमें फुलफिल हमने कर दिया है, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 15 में नहीं आता है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 ये कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आर्टिकल 15 कहता है आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, नो डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन किसकी नहीं होगी? ना तो भाई किसी जेंडर पे डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, ना तो किसी कास्ट पे, ना किसी रिलीजन पे, और किसी बर्थ पे। कोई कहीं से भी बर्थ ले रहा हो, कोई भी कास्टिज्म नहीं करेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है कि मंदिर में जा रहे हैं कि ठीक है वुमेन नहीं आनी चाहिए, या फिर मॉल में घुस रहा है कोई भी, आप पब्लिक टॉयलेट यूज करना चाह रहे हैं कि नहीं आप लोअर कास्ट के हो, वो वैसे डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 हमारा ये कहता है, आर्टिकल 16 ये कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, वो भी किस स्टेट में? स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में दी जाएंगी। उसके बाद आर्टिकल 16 जो है हमारे बाइफरकेट कर दिए जाते हैं 16 सब क्लॉज 1 में। 16 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट की बराबर अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, ठीक है, बराबर अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये हमारा आर्टिकल 16 के आर्टिकल 2 में हमारा बोल दिया। 16 के सब क्लॉज 1 में हमारा बोला है कि इक्वालिटी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी एम्प्लॉयमेंट केस में, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 सब क्लॉज 3 में, अब 16 सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि एक छोटा सा एक्सेप्शन है, बस एक छोटा सा हल्का सा एक्सेप्शन। अब भाई एक्सेप्शन क्या है? भाई हमारी पॉलिटी तो पॉलिटी थोड़ी केमिस्ट्री से थोड़ी कम है, हम इसमें सब घुसा देंगे। अब एक्सेप्शन क्या है इसमें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी बनता है उसको रेसिडेंस दिया जाएगा। 4 में क्या कहता है? 4 में कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनको भी अपॉर्चुनिटीज दी जाए, ठीक है ना। और आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 5 क्या कहता है कि जो भी हम माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हो गए या फिर किसी कोई लिंग्विस्टिक के उसमें ट्राइबल्स वगैरह हो गए, उसको रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन उनका एम्प्लॉयमेंट में करा जाए, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स की उसकी वजह से। जैसे काफी बार ऐसा होता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उसको हम लोग एक सेपरेट रिजर्वेशन दे देते हैं। तो इक्वलेंट जो हम लोग बोल रहे थे अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, तो उसमें भी एक्सेप्शंस हमारे हुए हैं। और भी एक्सेप्शंस है, जैसे वुमेन्स को अलग वो दिया जाता है। फिर उसके बाद SC एंड ST जो हमारे बैकवर्ड क्लास थी उसको एडवांसमेंट करने के लिए हमने कुछ रिजर्वेशंस रखे हैं। ओबीसी जो है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत ओबीसी को, ठीक है, ओबीसी को किसको? ओबीसी। जैसे ओबीसी हमारा हो गया, ओबीसी को हमारा 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत ये बोल दिया गया था कि इनको 27% कोटा दिया जाएगा, 27% कोटा दिया जाएगा। IMS हो गए हमारे, IIM हो गए, IITs हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए हमारे। SC ST जैसे कि ये इनकी एडवांसमेंट के लिए ओबीसी में फिर आ गए थे हमारे। बाद में बहुत सारे केसेस चले थे हमारे, आगे थे भाई क्रीमी लेयर कौन है और हमारे नॉन क्रीमी लेयर कौन है। तो क्रीमी लेयर में हमारे आ जाते हैं क्लास 1 ऑफिसर्स, क्लास ग्रुप ऑफिसर, जो आप लोग बनेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग अगर बाई चांस MTS की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो वाली चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। जो UPSC IAS या फिर कोई मंत्री है, MP है, वो सारी चीज है, ठीक है ना। आर्मी में अगर आप मेजर से ऊपर वाली पोस्ट पर हो तो आप लोग क्रीमी लेयर में आओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एक एयरफोर्स पायलट हो गए, मतलब एक अच्छी पोजीशंस पर हैं, तो आप क्रीमी लेयर में काउंट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? भाई अनटचेबिलिटी, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके खिलाफ जो केसेस हो जाते हैं, मतलब पनिशेबल तो होते हैं। और एक चीज और बता दूं भाई, सजा तो मिलेगी। 3 साल की सजा आपको 1 से 2 साल की सजा मिलेगी। इनकेस आप रिपीट करते हैं तो ये सजा एक्सटेंड कर दी जाएगी। और अगर आप लोग आगे कि भाई सर मैं सुलह कर लूं क्या, तो बेटा सुलह नहीं होती, सीधा वारंट, सीधा जेल, ठीक है ना। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आ जाता है। आर्टिकल 18 आता है हमारा एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स क्या है? जैसे कि बहुत सारे टाइटल्स हुए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ये हमारा केस हुआ था बालाजी राघव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक केस हुआ था बालाजी राघव वर्सेस
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके खिलाफ ये बोल दिया गया था जितने भी हमारे पद्म भूषण पद्म विभूषण हैं वो सारे अब नहीं लगाए जाएंगे। जितने भी जो भी सचिन तेंदुलकर को हमारे मिला था, जो भी नहीं, हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जो गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहे जाते हैं, उनको मिला था भारत रत्न, तो वो अपने नेम प्लेट के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकते हैं, भारत रत्न नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। और फिर कुछ कुछ ऐसे हैं जो टाइटल्स आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, एजुकेशनल वाली चीजें हो गई हैं, आप वो टाइटल्स लगा सकते हैं। अब जैसे आ जाते हैं कि भाई मेरे फादर तो थे वो जमींदार थे, तो क्या जमींदार लगा दूं, या नंबरदार जो लगता है, तो बेटा ऐसे वाले टाइटल्स आप लोग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई आपको फॉरेन से टाइटल मिलता है, कोई भी फॉरेन कंट्री आपको वो टाइटल देते हैं, तो आप ऐसे ही वो टाइटल नहीं ले सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश ने बोल दिया कि लॉर्ड विकास नागर, लॉर्ड मेरा एक टाइटल हो गया, तो वो लॉर्ड लेने से पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 19 से लेकर जो आर्टिकल 20 हमारा आता है, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो हमारा आता है वो कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 19 वो आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम तो भैया आजादी भी तो तुमको चाहिए ना। राइट टू फ्रीडम हमारा कौन से लेकर कौन सा आर्टिकल तक आता है, हमारा 19 से लेकर 22 तक। अब इसमें खास क्या, आर्टिकल 19 में हमारे 6 फ्रीडम है, ठीक है ना। आर्टिकल 19 में हमारे कितने फ्रीडम्स हैं, हमारे 6 फ्रीडम्स हैं। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज ए हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार। आर्टिकल 19 बी हमारा ये बोलता है कि भाई आप कहीं पर भी अगर जा रहे हो, आप कहीं पर भी असेंबल हो रहे हो, तो कृपया करके असेंबली मतलब असेंबल हो जाए, लेकिन गोला बंदूक बारूद ना लेकर जाएं, गन्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। आर्टिकल नंबर सी ये कहता है कि आप अपना कॉर्पोरेशंस बना सकते हो, जैसे ट्रेड यूनियंस आप लोग बना सकते हो, कोई भी आरडब्ल्यूए की छोटी कम्युनिटी बने हुए, तो आपके पास पूरा अधिकार है, पूरा फ्रीडम है, आप वो बना सकते हो। आर्टिकल जैसे मैंने ऐसे याद कर रहे हैं यार कि चलो ठीक है, पहली 19A से हो जाता है, स्पीच हो जाती है। सी से मुझे याद आता है कि कोऑपरेटिव रिलेट करता है। डी से मैंने याद करा है ड्राइव पर जा सकते हैं। ड्राइव पे मतलब कि आप एक टेरिटरी से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप लोग जा सकते हैं इजीली, आपके कोई रोक टोक नहीं करेगा। आर्टिकल ई से बोल रहा है कि ठीक है आप लोग घूमने गए डी से ड्राइव करने, तो आप रुकोगे भी तो कहीं ना, तो रिसाइड, कि आप कहीं पर भी रह सकते हैं। आर्टिकल 19 एफ आपको ये बोल सकता है आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है वो पूरा बिजनेस करने का, लेकिन इलीगल बिजनेस आर नॉट अलाउड, कि आप लोग ड्रग्स का करने लग जाओ, उसके बाद हवाला वाला पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करने लग जाओ, तो सिटीजनशिप अलग छीनी जाएगी, जेल अलग होगी, नुकसान और करोगे अपना, माता पिता का सर और झुकाओगे, तो ऐसा वाला काम मत करना। इसलिए कह रहा हूं सरकारी नौकरी के लिए भाई तुरंत पढ़ लो, इजी है, बढ़िया है आराम से, ठीक है ना। और 19G हमने जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी के उसमें होता था वो हमने हटा दिया है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 20। अब आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है गुरु, आर्टिकल नंबर हमारे 20 कहता है प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ, ठीक है। तो ये बोलता है प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अब ऑफेंसेस में कौन से आते हैं भाई हमारे आर्टिकल 20 में, आपको पता है कि आर्टिकल 20 में हमारे 3 आते हैं। आर्टिकल 20 का 1 सब क्लॉज जो बोलता है हमारा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब नो एक्स पोस्ट इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। आर्टिकल 20 का हमारा सब क्लॉज 1 हमारा ये बोलता है, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 हमारा ये बोलता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि अगर बाई चांस आपने कोई क्राइम, आपके 2002 में आपने कोई क्राइम कर लिया है, तो आपको 2 साल की सजा उसमें लिखी गई थी, और 2005 में बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अब ये सजा, जो भी ये क्राइम करेगा उसकी सजा 2 साल नहीं होगी 5 साल कर दी जाएगी, तो क्या आपकी एक्सटेंड होगी? तो नहीं एक्सटेंड होगी। जो पुराने लॉ से आपको सजा दे दी गई है तो एक्सटेंड नहीं किए जा सकते, आपको 2 साल ही निभाने हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा आ जाता है हमारा इंक्रिमिनेशन, नहीं, नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी मतलब कि एक सजा, मतलब एक अगर आपने क्राइम करा है तो उसकी 2 सजा आपको नहीं दी जा सकती। फिर उसके बाद है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 का 3, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या आता है कि भाई कोई जबरदस्ती आपसे थोड़ी बुलवा लेगा, आपका मुंह खोल के गवाही दे अपने लिए, तूने ये क्राइम करा है, तो नहीं, ये जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर अनटिल अनलेस आपने पूरा होशो आवाज में पूरी एक स्टेटमेंट लिखी हो तो वो कोर्ट एडमिट कर सकता है, लेकिन आप पे कोई जोर जबरदस्ती लेके नहीं कर सकता है कि आप अपने खिलाफ पे गवाही दे दो और फिर उसके बाद बोल दो कि सर मुझे इसने फोर्स करता है, इसने फोर्स करता है। तो आप पूरे तरीके से मतलब फ्री हो, लिबरल हो, कि आप पे कोई जोर जबरदस्ती या बंदूक रख के गवाही नहीं दिलवा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अब अगले आर्टिकल में क्या है भाई,
21 आर्टिकल, जो कि बहुत बड़ा है भाई। ये तो ये समझ लो कि भाई तुम्हारे आधे अधिकार तो इसी ने बचा रखे हैं। अब क्या है, आर्टिकल बोलता है हमारे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। आर्टिकल 21 हमारा बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पहले इसको जो बोला जाता था, ये बोला जाता था कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ किस चीज की है, यानी बॉडी, यानी बस इंसान का अगर मरना है तो वो नहीं मर सकता है, मतलब सिर्फ डेथ की वजह से, सिर्फ डेथ चीज जोड़ रखी थी हमारी लाइफ के उससे। लेकिन अब क्या हुआ था कि भाई केसेस तो आपको पता है कि भाई कितने तगड़े तगड़े हमारे आए थे। तो हमारे जो केस आया था भाई, पहला आया था हमारा गोपालन केस 1950 के दौरान में हुआ था। गोपालन केस हमारे ये बोल दिया था कि जितने भी सारे लॉ, कुछ भी लॉ अगर बना सकता है तो भाई वो सीधा पार्लियामेंट हमारा बना सकता है। अगर पार्लियामेंट अपने लॉ में किसी की जान भी खींच ले ना, आत्मा भी खींच ले, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा लॉ एक रूल के उससे आया, यानी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट बना रहा है और एक प्रोसीजर के थ्रू वो लॉ निकाला गया है, तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो अनफेयर हो चाहे फेयर हो, कोई भी लेना देना हो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि ये तो बहुत अधिकार छीने गए थे उस दौरान में लोगों के, फंडामेंटल्स के। फिर आया था हमारा मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस ने साफ बोल दिया था कि देखो, अब ये जो आर्टिकल 21 था ना, जो हम बॉडी मांगते थे, उसका पूरा रूप बदल दिया था मेनका गांधी केस ने। इतने आर्टिकल्स आए थे, उसको ने ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देख दिया गया था इन शब्दों के मीनिंग, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो इस दौरान में एक हमारा आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करा था रूल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारा ये बोल दिया गया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि हमने कहां से लिया है, हमने यूएसए से लिया है, ठीक है ना। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहां से लिया है, हमने ये लिया है हमारे जापान से, ठीक है ना। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारा ये बोलता है कि अगर बाई चांस कोई भी लॉ पार्लियामेंट हमारा बनाता है, अगर वो अनफेयर है तो सीधा वो लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है। फेयर होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एक तरीके से इतना बड़ा अधिकार तुम्हें मिल गया था ना कि बस क्या बताऊं। और दो आर्टिकल ऐसे हैं कि आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 दो आर्टिकल ऐसे हैं कि अगर बाई चांस कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए इंडिया में, इमरजेंसी वगैरह कुछ भी लग जाए, तो आपसे ये दो आर्टिकल्स कभी नहीं छीने जाएंगे। आर्टिकल 19 भी नहीं छीना जा सकता है, लेकिन कब नहीं छीना जा सकता है, बस जब आर्म्ड रेबिलियन हो, अगर वॉर वगैरह ये सब चीजें हो, तो आर्टिकल 19 आपसे छीन लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि मणिपुर में केस चल रहा है और आपसे राइट टू मूवमेंट, रिसाइड करना, या फिर आप कोई कॉपरेट, मतलब कोई भी असेंबल करना, मतलब कि कहीं पर इकट्ठा होना चाह रहे हो या कहीं पर रहना चाह रहे हो, तो आपसे वो नहीं छीना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड रेबिलियन जब होगी तब नहीं छीना जाएगा। इमरजेंसी अगर लग जाए, तो कुछ वॉर हो जाती है, तब तो भाई छीनना पड़ेगा ना। अब ऐसे थोड़ी कि तुम लोग गाड़ी लेकर जा रहे हो, सामने पाकिस्तान आर्मी खड़ी आ रहा है, भाई मेरे पास मेरा फंडामेंटल राइट है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद जो हमने एक तरीके से आर्टिकल 21 का जो मीनिंग, जो बॉडी था, वो तेरे चेंज हो गया था। क्लीन एनवायरनमेंट में रहना, हेल्थ एंड मेडिकल केयर आपको मिलना, शेल्टर, मतलब ठीक तरीके से लाइवलीहुड, अच्छा लाइवलीहुड मिलना, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई आप लोग नाले में रह रहे हो या कहीं पर रह रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 17 हमारा जो आया था, राइट टू प्राइवेसी, हमारा इसमें पुट्टू स्वामी केस हुआ था, जो कि राइट टू प्राइवेसी जोड़ा था। भाई प्राइवेसी देख रहे हो, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो तुम बिल्कुल डोमिनेटिंग फील करते हो ना गर्लफ्रेंड के थ्रू, कि नहीं सर मुझे मार देगी, सर मैं क्या करूं, तो बेटा अगर प्राइवेसी को उल्लंघन कर रहे हैं तो यानी तुम्हारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 भाई 21 आपका आर्टिकल फंडामेंटल राइट छीन रहे। तो देख लो क्या करना है, बाकी तो तुम्हारी इच्छा। फ्री लीगल एड इसमें भी जोड़ा गया है, और हमारे ये डीपीएसपी में भी है आर्टिकल 39A में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्पीडी ट्रायल्स आपके होने चाहिए, ठीक है ना। अगेंस्ट टॉर्चर, हैंडकफ्स, ट्रैवल अब्रॉड आप कर सकते हैं। तो ये ट्रैवल अब्रॉड ही इकलौता ऐसा केस था जो मेनका गांधी का था, क्योंकि उनका पासपोर्ट छीन लिया गया था, तभी वो सुप्रीम कोर्ट आई थी, तभी तुमको ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिली हैं गुरु, ठीक है ना। तो और भी काफी सारे ऐसे थे, 50+ फंडामेंटल राइट्स थे। 50+ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मतलब ये सारी चीजें थी जो जोड़ी गई थी, 50+ राइट्स जोड़े गए थे हमारे आर्टिकल 21 में, ठीक है। आर्टिकल 21 में आपके जोड़े गए थे, ठीक है ना। उसके बाद इमरजेंसी मीगल एड, अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, ये सारी चीज हो गई। फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 22 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 22 हमारा कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर आपको कोई अरेस्ट कर लेता है या आपको कोई डिटेन कर लेता है, कोई पुलिस आ गया आपकी गुद्दी पकड़ के आपको जेल में डाल दिया, तो क्या अधिकार है भाई आपको, ये तो आपके लिए बहुत जरूरी होगा भाई सुनने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या चीज है,
कि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ, ऐसे नहीं कि कोई सुप्रीम लॉ आना चाहिए या फिर इसके लिए कुछ है, जितने भी सारे हमारे आचार संहिता एक्ट में जितने भी सारे लॉज हैं या फिर क्राइम के उसमें, चाकू के उसमें अगर आप कुछ भी क्राइम कर लेते हो तो जितने भी सारे ऑर्डिनरी लॉज है उसके अगेंस्ट में आप अगर अरेस्ट हो रहे हो तो क्या चीजें की जाती हैं, ठीक है ना। पनिशमेंट आपको दी जाएगी। इसमें दो होते हैं हमारे, एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है और एक हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है? प्यूनिटिव डिटेंशन होता है कि आपने क्राइम कर दिया है उसके बाद की सजा। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि आप सजा करने जा ही रहे थे लेकिन वो सजा करने से पहले पुलिस आ गई, आपको धर लिया और सीधा जेल में डाल दिया, कि वो क्राइम होने से प्रिवेंट कर लिया पुलिस वालों ने, ठीक है ना। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है कि आपको पनिशमेंट तो दी जाएगी लेकिन अनटिल एंड अनलेस जब तक वो ट्रायल, मतलब वो एक तरीके से क्राइम पूरा सिद्ध ना हो जाए, ठीक है ना। आपको मौके दिए जाएंगे और ये एप्लीकेबल आफ्टर द क्राइम, जब क्राइम हो जाएगा। डिटेंशन विदाउट द ट्रायल नहीं, ठीक है ना। और फिर इसमें कुछ चीजें हैं कि अगर आपने क्राइम कर दिया तो आपको पूरा वारंट के हिसाब से वो आएंगे, आपको बताएंगे कि आपने सर ये क्राइम करा है इसलिए हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। आप अपना लॉयर भी रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 24 घंटे पुलिस वाले जब भी आपको पकड़ेंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के आगे रखना ही पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट उसके बाद आगे जो भी कार्रवाई करेगा। और फिर अगर आप सोच रहे हो कि सर ठीक है लंबा रास्ता है तो उस दौरान में क्या करेंगे, तो बेटा वो जो डिस्टेंस है या फिर अगर बीच में गाड़ी खराब हो जाती है वो सब टाइम पीरियड नहीं जुड़ेगा। इन केस अगर मजिस्ट्रेट नहीं मिलता है तो आसपास का जो मजिस्ट्रेट है उसके आप अगर वो कहीं रह रहा है आसपास एरिया में तो उसके रेसिडेंस पर भी, मतलब वो एक्सेप्शन होता है कि आप उसके रेसिडेंस पर भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है गुरु? प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट की हियरिंग के आपको धर लिया गया, ठीक है ना। और वो भी किसके बिहाफ पे? सिर्फ एक सस्पेंशन के बिहाफ के, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये लड़का है, यही लड़का है सर, आपको मैं क्या बताऊं, यही अगला क्राइम करने वाला है, इलेक्शंस में भंग डालने वाला है। वहीं पुलिस वाले आएंगे तुरंत टोपी वगैरह बंदूक लेके सीधा आपकी गुद्दी पकड़ेंगे, जिप्सी में डालेंगे और जेल, आप खुजाते रह जाओगे। और वो अगर वो चाहे, ऐसा लग रहा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा ही डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हमने इसको रीजन बता दिया, तो वो भी नहीं बताएंगे आपको रीजन, ठीक है ना। अब आप कितने टाइम पीरियड के लिए धरे जा सकते हो? अगर तो आपके दिमाग में ऐसे कोई प्लानिंग भी आ रही है तो गुरु 3 महीने के लिए आप धरे जा सकते हो। वैसे तो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें बोल दिया गया था कि चलो यार 3 महीने नहीं 2 महीने कर दो, लेकिन हमारी पार्लियामेंट बहुत तगड़ी है, उसने बोल दिया कि नहीं ठीक है, लॉ तो बना दिया, कानून बनाते, लेकिन हम तो 3 महीने पे टिकेंगे। तो 3 महीने की आपको जेल मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक हमारी छोटी सी एक बेंच बैठती है जहां पे वो आपको देखते हैं कि अच्छा ठीक है ये क्राइम ज्यादा जरूरी था, या फिर सिद्ध कर देते कि हाँ ठीक है ये क्राइम आप करने ही करने वाले थे, ठीक है ना, आपके एविडेंस पकड़े जा चुके हैं। वहीं पर ही मुजरिम कहता है कि सर ये वाला लॉ तो है ही नहीं, तो आप सजा कैसे दोगे? तो सीधा वो वाली जुडिशरी बेंच सीधा पार्लियामेंट से बोलेगी इसके लिए लॉ बनाओ, तो वो लॉ बनाएगी और उसके बाद कितने एक्सटेंड हो सकता है वो भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी हमारी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गुरुदेव हमारे कौन से पर, आर्टिकल 22, फिर आते हैं हम लोग आर्टिकल 23, ठीक है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंटिव ऑफ डिटेंशन। ये मैं हटा देता हूं, 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड। रिवीजन में तो मजा आ रहा होगा ना भाई, ऐसे ही चलते हैं जो तुम बाद में देखते हो ना, जल्दी से मुझे एग्जामिनेशन के बाहर आप लोग रहते हो, फिर उसके बाद देखते हो कि भाई कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं जल्दी रिवाइज कर सकूं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें यही है, यही मिलेगा सारा सॉल्यूशन गुरु, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया प्रोटेक्शन कैसे, 3 महीने की आपको जेल मिलती है, आपको इन्फॉर्म, डिटेनी को इन्फॉर्म और चांस टू अपोज करने के लिए मिल जाता है जब वो जुडिशरी बेंच बैठती है, उससे पहले नहीं, ठीक है। तुम बोलोगे अरे सर इस पर तो लिखा है, तो वो उसके बाद, ठीक है ना। गवर्नमेंट सारे राइट्स होल्ड करती है कि क्या सजा दी जाएगी इसको, किस तरीके के लॉ बनाए जाएंगे, और उसके बाद पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 23 था, अरे आर्टिकल 22 था, फिर उसके बाद आर्टिकल 23 किधर, आर्टिकल 23 जल्दी आ दो गुरु, आर्टिकल 23, अरे 23 किधर गया? विद इन 24 आवर्स, ये मैं आपको ले जा सकूँ मजिस्ट्रेट के उसमें, कंसल्ट अ लॉयर, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 23, ओके कूल देन, ठीक है ना। अब आर्टिकल 23, ओ गुरु, आर्टिकल 23 हमारे क्या था, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर बाई चांस आप तस्करी कर रहे हैं, किसकी तस्करी भाई, कोई भी लड़की की किडनैपिंग कर रहे हैं, लड़की किडनैप कर रहे हैं, उसको आप बेच रहे हैं कहीं भी, इंडिया में या फिर कहीं भी बाहर, तो बहुत गलत है, उसका फंडामेंटल राइट छीन रहा है। और अगर फंडामेंटल राइट्स कोई छीनता है और सुप्रीम कोर्ट को पता लग गया तो भाई जिंदगी खराब है, जिंदगी, समझ रहे हो, जिंदगी। अब इसमें क्या है, आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर।
एंड फोर्स लेबर में ट्रैफिकिंग नहीं होती है। इसमें दो चीजें बोले, एक ट्रैफिकिंग जहां पर आप लोग प्रोस्टिट्यूशन का वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शंस, हाँ ठीक है सॉरी, प्रोस्टिट्यूशन हो गए या फिर ट्रैफिक हो गई, किडनैप करके आप लोग सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। बॉन्डेड लेबर हमारा हो गया कि जहां पर आप फोर्सफुली कर रहे हो किसी भी एक बच्चे को कि ये वाला काम आपको करना है और वो 14 साल से कम का बच्चा है, तो बेटा वो वाली चीज बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाता है, जो ये हमारे जो बच्चे थे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बॉन्डेड बैगर, इनको कभी फैक्ट्री में ले जाते थे, तो याद रखना अगर 14 साल से कम वाला बच्चा है, 14 साल से अगर कम वाला बच्चा है, लेस देन 14 है अगर वो, और वो हम आपकी कोई फैक्ट्री है और वो कोई डेंजरस फैक्ट्री है, यानी मतलब कि माइनिंग की है या फिर उसको बीड़ी सिगरेट तंबाकू वाली है, तो वो चीज क्राइम है, तो वो वाला उसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल मतलब कि वो वहां पे काम नहीं कर सकता है हार्मफुल फैक्ट्री में। फिर उसके बाद बोला था कि 14, फिर ये वाला लॉ आया था कि ठीक है ये वाली चीज कर दी, लेकिन 14 से 18 साल वाला बच्चा काम कर सकता है, 14 से 18 साल वाला काम कर सकता है, लेकिन हार्मलेस नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है ना। पहले तो देखो यार, बिफोर 14, 14 साल से पहले वाला तो बोल दिया कि बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, छोड़ दो उसको, पढ़ाई करने दो। फिर उसके बाद आया था 14 से 18 वाला काम कर सकता है, लेकिन हार्मफुल जो इंडस्ट्रीज हैं या फैक्ट्रीज हैं उसमें नहीं कर सकता है, हार्मलेस में काम कर सकता है। 18 साल के बाद तो उसके पास पूरा अधिकार है, वो कहीं भी काम कर सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ था भाई, फिर आ गया था हमारे पास एक लॉ, हमारे पास लॉ आ गया था, कौन सा लॉ था हमारे पास था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन प्रोटेक्शन एक्ट 2016, जहां पर यह और बोल दिया गया था कि भाई प्रोहिबिट करा जाता है कि कोई भी बच्चा अगर बैन कर दिया जाए, प्रोहिबिट कर दिया जाए, कंप्लीट बैन अंडर 14, कंप्लीट तो बैन कर दिया गया, और 18 के उसमें बिल्कुल भी कुछ भी हार्मफुल चीज नहीं होनी चाहिए, पनिशमेंट अलग मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट जेल और अलग मिलेगी तुमको, तो ठीक है ना, समझ रहे हो गुरु। तो बेटा कृपया करके ये वाली चीजें मत करना, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल, थोड़ा सा इधर उधर हो गए, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। फिर आता है हमारा आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, ठीक है ना, हजार्डस और हार्मलेस ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। फिर आता है हमारा आर्टिकल 25, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। आयन मैप का ना बस थोड़ा सा यही दिक्कत है, घुमाना बहुत पड़ता है भाई, इसको मिटाना बहुत पड़ता है। एक तो वो वाला पेन मुझे मिल जाए ना शाकला का बुम बुम वाला, कि मैं लिखूं वो ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद मिटता चला जाए, तो मुझे ये सब तो एटलीस्ट ना करना पड़े, ठीक है ना। तो आर्टिकल 25 हमारा बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड रिलीजन। अब बाजा आते ना हम लोग रिलीजन पे, सेक्युलरिज्म पे, ठीक है ना। अब रीजन क्या कहता है हमारा 25 का, 25, 26, 27, 28 तक हमारा ये रहता है, 25 से लेकर 28 तक ये कहता है, ये हमारा कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज, कि आप कोई भी धर्म के हो तो आप बिलीव कर सकते हो किसी भी भगवान को, आप हिंदू हो, आप कुछ बिलीव रखना चाह रहे हो कि भाई मैं इसी भगवान को मारूंगा, तो पूरा का पूरा फ्रीडम है, आप किसी भी भगवान की वर्शिप कर सकते हो, लेकिन फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो किसी भी इंसान को। अगर वो मुस्लिम है तो हिंदू में, हिंदू है तो उसको मुस्लिम में, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो, लेकिन इंप्लीकेशन क्या है भाई, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है कि आप जा रहे हो बिल्कुल कि मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूं, जागरण कर रहा हूं, ये सब चीजें कर रहा हूं। लाउड स्पीकर नहीं आप बजा सकते हो, जो नमाज सुबह पढ़ी जाती है उसमें जो 4 बजे जो बजते हैं पूरे अच्छी तरीके से, तो उस पर भी बैन लगा दिया जाता है किसी किसी उसमें, ठीक है ना। नो राइट टू स्टॉप द रिलीजियस प्रोसेशंस, की मतलब कोई भी रिलीजन की झांकी जा रही हो तो आप उसमें हुड़दंगबाजी नहीं कर सकते हो। काउ स्लॉटर के आप बोल रहे हो कि जी मेरी बकरी ईद है लेकिन मैं आपने गाय को काट दिया, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं होगी। स्टेट बिल्कुल उसको अबॉलिश कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है। किरपान रखने की, क्योंकि जो हमारे पंजाबी हैं वो उनका रिलीजियस बिलीफ है और ये चलता हुआ आ रहा है कि जब वो तलवार रखते हैं, किरपान रखते हैं, तो उनको रखने की मतलब अलाउ किया गया है यार, ठीक है, समझ जाओ। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि जितने भी सारे हमारे रिचुअल्स हैं हिंदू के वो सारे ब्राह्मण के अंदर ही हैं, या उन्होंने सारे ओवरटेक कर रखे हैं, पेटेंट राइट बना रखा है, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी जा सकता है और फिर जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो कर सकता है। एक तरीके की ये ब्राह्मणिज्म जो है कि जो भी हम करेंगे ब्राह्मण भगवान जल्दी हमको मिल जाएंगे, भगवान हमारी जल्दी सुन लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा गुरुदेव, ठीक है। फिर उसके बाद कोई एक्सक्लूसिव इनको राइट्स ऐसे नहीं दे रहा कि, और जो भी हमारे हिंदू में जो काउंट होते हैं वो हमारे सिख होते हैं, हमारे
हमारे सिख होते हैं, हमारे हिंदू होते हैं, सिख होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, पारसीज होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, हमारे जो हिंदूज के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, तो बोलेगा अरे सर ये नहीं पता, तो बेटा पता तो बहुत है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हमारे फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग। ठीक है, हाँ, फिर आ जाते हैं हमारे फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें क्या क्या चीजें कि आप, ठीक है, आपको फ्रीडम दिया गया है कि आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाके, जैसे होता है कि जामिया इस्लामी हो गया तो वो मुस्लिम्स को थोड़ा सा बेनिफिट देंगे, या फिर सेंट स्टीफन हो गया, कोई भी क्रिश्चियन हो गया तो क्रिश्चियन स्कूल हो गया तो वो उनको बेनिफिट करेंगे। तो आपके पास उस रिलीजियस इंस्टीट्यूट को फ्रीडम है, अनटिल एंड अनलेस उसको पूरी की पूरी फंडिंग या वो स्टेट के अंदर ना हो, क्योंकि अगर स्टेट के अंदर आएगा तो वो सेक्युलरिज्म वाला जो पॉइंट है वो पूरी तरीके से हट जाएगा, जहां पे दंगे हो जाएंगे, वायलेंस हो जाएगा, दंगे फसाद हो जाएंगे भाई, जो स्टेट नहीं चाहता है। ठीक है ना। अब फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, उसमें क्या चीज होता है कि कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा जहां पर स्टेट फंडिंग होगी, जहां पे पूरी की पूरी तरीके से वो स्टेट उसको फंड कर रहा होगा या वो स्टेट के अंदर आते हैं, जैसे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, जैसे हमारे आईआईटी हो गए, आईएम्स हो गए, ये सारी चीजें क्या हैं, जैसे हमारा लॉ का कोई भी एक कॉलेज है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वो हो गया। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें नहीं होंगी, बिल्कुल भी बाहर निकाल दिया जाएगा पीट पीट के। ठीक है ना, स्टूडेंट्स को कंपेल नहीं किया जा सकता है, फोर्सफुली नहीं किया जा सकता है कि आप लोग, आपको अगर बाई चांस कोई हिंदू आया है और वो जामिया इस्लाम में चला कि ये पढ़ो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कर सकते हैं ये वाली चीज, लेकिन अगर कोई बच्चा माइनर है तो प्लीज कृपया करके उसके फादर से मिल लीजिए, कंसेंट ले लीजिए उनके गार्जियन से। ठीक है, उनके गार्जियन से। फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 29 और 13 जो हमारे माइनॉरिटीज से जुड़े हुए हैं। अब ये माइनॉरिटीज में भाई ऐसी खास क्या चीज है? अब माइनॉरिटीज में भाई बस इकलौती एक खास चीज है कि इसमें दो आते हैं, जैसे हमारे माइनॉरिटीज जो हमारे रहते हैं ये दो चीजों में बाइफरकेट कर दिया गया है। एक जो रिलीजन बेसिस पर, जो हम मुस्लिम्स बोलते हैं, जो हमारे माइनॉरिटीज में आते हैं, और दूसरे हमारे लैंग्वेज बेसिस पे। लैंग्वेज पे जो आप देखते हो ना, ट्राइबल्स हो गए हमारे, ट्राइबल्स हो गए, जैसे जो भूतिया हो गए, लैंग्वेजेस जो उनकी होती हैं पर्टिकुलरली जो ज्यादा नहीं बोली जा सकती हैं, या रिलीजन वो उसकी पॉपुलेशन कम है, तो वो हमारी माइनॉरिटीज में आती है। ठीक है, तो किस में आती है? वो लोग हमारी माइनॉरिटीज में आती है। अब इनके लिए भी तो भाई कुछ हम लोग अधिकार देंगे इनको, जिससे कि ये बाकी सिटी मतलब एक प्रोटेक्ट कर दिया जाए, कुछ स्पेशल चीजें। अब स्पेशल चीजें हैं क्या? ठीक है, स्पेशल चीजें क्या है कि राइट टू प्रिजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। ठीक है ना, इनका जो भी है लैंग्वेज हो गई, इनकी स्क्रिप्चर हो गई कि किस तरीके से चीजें लिखते हैं, कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सिटीजन्स चले जाएंगे, इनके एरिया में चले जाएंगे, उसको फाड़ फूड़ देंगे, या फिर पता नहीं जाएंगे कि भाई ये नहीं रह रहे, हम इस एरिया में रहेंगे, हम इस एरिया में बिल्डिंग बनाएंगे, अपने किराए का घर बनाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, इनको प्रोटेक्ट किया गया है। और इनका जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस है, उनके लिए भी प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि हम लॉ बनाएगा हमारा पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये डिनाई नहीं कर सकते, नो डिनाइल ऑफ एडमिशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। कि अगर बाई चांस कोई माइनॉरिटीज हैं और ये किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और किसी इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल्स या फिर हेड या डीन या फिर वीपी ने मना कर दिया कि नहीं, आप पर्टिकुलरली उस कास्ट के हैं, आप रिलीजन के उसमें, आप मुस्लिम से, आप माइनॉरिटीज में हो, तो ऐसा नहीं होगा, इनको एडमिशन जरूर दिया जाएगा। कोई डिनाई नहीं होगी रिलीजन बेसिस पर माइनॉरिटीज के उसके, या लैंग्वेज बेसिस पर, या उनकी कास्ट के उस पे। और इन केस अगर कोई अगर माइनॉरिटीज अपना इंस्टीट्यूट बनाना चाहें तो वो बना सकती हैं। कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीजें दी जाएं, कि जैसे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कुछ परसेंटेज, 70% हम मुस्लिम्स लेंगे और 30% हम हिंदू लेंगे, और मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशंस भी रखेंगे, तो वो लोग रख सकते हैं। इन केस अगर गवर्नमेंट उनका लैंड लेना चाहे कि अब हम लोग इस पे गवर्नमेंट का टैग लगाना चाह रहे हो, ये जमीन हम ले रहे हैं, तो जो मार्केट में रेट चल रहा होगा वो इनको देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट तो आपसे छीन लिया गया है ना भाई। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 जो कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी होता था, वो हमारा कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारा हटाया गया, तो कृपया करके प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वो हमारे लीगल राइट में जोड़ दिया है, और कौन से आर्टिकल से जोड़ा गया है, तो कृपया करके वो भी बताएं। ठीक है ना, अब वो क्यों हटाया गया, क्या हटाया गया, कैसे हटाया गया, वो ऑलरेडी मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, एक स्टोरी बता चुका हूं, कहां से क्या चीजें उठ के आई थी। अगर है तो मैं इसलिए बोला था स्टार्टिंग में कि वो टाइम पीरियड जाके मेरे लेक्चर में जाकर देख लेना। ठीक है,
उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 जिसको B.R. अम्बेडकर बोलते हैं दैट इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान की दिल और हमारी जान है, आत्मा है। और वो क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वो क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है कि अगर बाई चांस आपसे कोई भी आपका मौलिक अधिकार छीनता है, कोई भी मौलिक अधिकार छीनता है, भाई आपको ये तो पता होनी चाहिए ना कि आप जाएं कहां। मौलिक अधिकार छीन लिया, आप चले गए रोते रोते गर्लफ्रेंड के पास, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन है गुरु, उधर तो जाना ही नहीं था। वहां जाओगे, भटक जाओगे, प्यार के मामले में पड़ जाओगे। तो कृपया करके आपको कहां जाना है तो सुनो, आपको जाना है सीधा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा वहां पर रेट्स। वहां पे रेट्स अंडर आर्टिकल 32, जो कि 5 रेट्स होती है हमारी। और वो कौन कौन से रेट्स हैं? वो हमारी हेबेस कॉर्पस हो गई कि बाई चांस अगर किसी ने पुलिस वाले ने आपको धर लिया, या फिर आपका कहीं पर भी कुछ होता है ना कि उसको अलग ले जाके रख देता, कागज कार्रवाई नहीं करती वहां पे, जहां पे आपके पेरेंट्स रोते जाते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट तुरंत रेट इशू करेगा हेबस कॉर्पस की कि उस आदमी को तुरंत कोर्ट में लेकर आओ, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे 5 हैं। हेबस कॉर्पस हो गया, सर्च्यूररी हो गया हमारा, हेबस कॉर्पस, सर्च्यूररी, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन, और एक कौन सा बचा है कमेंट सेक्शन में वो भी बताओ, ठीक है ना। देखें तो सही भाई कितने एक्टिव हो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हार्ट एंड सोल हमारा था। पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है कि वो दूसरे कोर्ट को भी ये अधिकार दे सकती है कि क्या हमारे पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है रेट इशू करने का? तो नहीं, हाई कोर्ट के पास भी है, ठीक है, हाई कोर्ट के पास भी। अब हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 226 के तहत वो रेट इशू कर सकता है। लोअर कोर्ट भी कर सकता है क्या? लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट एम्पावर करेगा उस कोर्ट को कि ठीक है आपको अधिकार दिया जा रहा है, आप भी रिट इशू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आर्टिकल 33, कहां गया? एक सेकंड गुरु, बस एक सेकंड। आर्टिकल 33, 35 पार्लियामेंट टू मेक द लॉज ऑन द फंडामेंटल। आर्टिकल 35 आ गया ये तो, हाँ आर्टिकल 33, ठीक है, ये हटा। आर्टिकल 33 हमारा बोलता है फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस। अब आर्म्ड फोर्सेस इसमें स्पेशल क्यों दिया गया? क्योंकि भाई राइट टू लाइफ है वो आपके लिए है ना, हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए है कि अगर बाई चांस कोई मार देगा, कोई आपको मार नहीं सकता गोली, या फिर आप पिस्टल लेके नहीं जा सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप अनसाउंड माइंड के साइकोलॉजिकल थोड़ा डिस्टर्ब हो। क्योंकि फिर आर्म्ड फोर्सेस के लिए स्पेशल ये वाली चीज आती है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उनसे छीने जाते हैं, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको पास गोली लग जाएगी तो फिर आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज योर ड्यूटी, ठीक है, इट इज योर ड्यूटी। अब क्या बोलता है कि फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, फंडामेंटल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर देती है, पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर देती है उनके कुछ राइट्स, या फिर मॉडिफाई कर देते हैं कि आपसे आर्टिकल 21 या फिर कोई भी आर्टिकल पर्टिकुलरली आपसे छीना जा रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कि आप लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट की हेबस कॉर्पस इशू कर दीजिए रिट्स, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे लॉ कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, रिट इशू आर्टिकल 13 मेड आउटसाइड आर्टिकल 13। अगर बाई चांस कोई ऐसा होता है, अगर वो आर्म्ड फोर्सेस से नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी जैसे कुछ क्राइम हो गया आपके ऊपर, आप आर्म्ड फोर्स में आपके ऊपर कोई क्राइम हो गया और वो आर्टिकल आर्म्ड फोर्सेस से अलग हट के कोई क्राइम हुआ है, तो आप रिट इशू करवा सकते हो। और फिर उसके बाद आपको पता लगता है कि आपके खिलाफ मार्शल लॉ हो गया है, जहां पर आपको एक पूरी टीम बिठाई गई, जहां पे पॉलिटिक्स वगैरह चीज हुई और आपको जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा एक फॉल्स स्टेटमेंट के ऊपर, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो बाहर और बोल सकते हो कि जी प्लीज आप इस केस में सुनवाई कीजिए, ठीक है ना। आर्टिकल 33 हो गया है मेरा। आर्टिकल 34 पे आते हैं। आर्टिकल 34 जो कि है मेरा मार्शल लॉ, अच्छा पहले पढ़ा दिया क्या मैंने, चलो कोई नहीं फिर से पढ़ लेंगे गुरु। आर्टिकल 34 हमारा बोलता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या बोलता है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ। आज तक हमारे इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लगा है। अब मार्शल लॉ आप सोच रहे हैं सर एप्सपा वगैरह ये सब हमारे मार्शल लॉ है, तो मार्शल लॉ नहीं है। ये मार्शल लॉ वैसा वाला है पाकिस्तान वाला, जब पार्लियामेंट में से ना कोई प्रेसिडेंट ना कोई प्राइम मिनिस्टर, कौन, हमारे आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले वही रूल करेंगे, वही लॉज बनाएंगे और जैसा वो बोलेंगे वैसे सिटीजन्स को करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये कब आता है? वॉर के दौरान आ जाता है, जब रेबिलियन हो गया, राइट्स स्टार्ट हो गए हो, बहुत तगड़े तगड़े चीजें, ठीक है ना। बोरोड हमने कहां से लिया था? ये वाला हमने लिया था ब्रिटेन से, ये मार्शल लॉ का, और अलग होता है ये नेशनल इमरजेंसी से अलग, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। आर्टिकल 35 हमारा क्या बोलता है? आर्टिकल 35 मैं यही बता देता हूं यार, अरे चलो घूम ही रहा है। तो आर्टिकल 35 हमारा बोलता है अगर फंडामेंटल राइट्स का लॉ कुछ भी बनाने के लिए अगर उसमें कुछ भी अमेंड करना हो तो वो अधिकार किसके पास है? तो वो अधिकार वन एंड ओनली वी वेलकम हु द पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी चेंजेस कर सकता है, कैसा भी अमेंड कर सकता है। आप जो देखते हो ना 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसके खिलाफ कोऑपरेटिव बना दिया, या फिर ओबीसी का वो जोड़ दिया है, या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd 44th, ये सारी चीजें जो है पार्लियामेंट को वो पावर दी गई है। समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हमारे डीपीएसपी पे। अब डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी हमारे कौन से लेकर आर्टिकल 30, एक सेकेंड, 35, आर्टिकल 36 से लेकर ये आते हैं हमारे 51 तक। अब आर्टिकल 36 में क्या बोलता है? हमारे ये पार्ट 4 में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पार्ट 3 में आते हैं। आर्टिकल, अरे यार आर्टिकल मैं बता चुका हूं, 36 से लेकर 51 तक आते हैं। ब्रिटिश आयरिश ब्रिटेन से हमने काफी सारे लिए हैं तो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, शायद से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकेंड बस ना, हाँ अब दिखाई देगा, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, यानी आयरलैंड से हमने लिया है। ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं अगर सरकार, अभी डीपीएसपी में एक बार के लिए छोटा सा एक हल्का सा एक ब्रीफ दूंगा। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी वो सारी चीजें, अगर कोई गवर्नमेंट अपना एक्ट या पॉलिसीज बना रही है लोगों के बेटरमेंट के लिए, वेलफेयर स्टेट के लिए, तो ये सब चीजें उसको मद्देनजर रख के अपनी पॉलिसीज में डालनी होगी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एनवायरमेंट, मॉन्यूमेंट, इंटरनेशनली कुछ भी चीजें, तो ये चीजें स्टेट अपने उसमें डाले जिससे कि लोगों के लिए बेहतर चीजें हो पाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये नॉन जस्टिसेबल है अगर इनके सरकार कोई पॉलिसीज में ये सारी चीजें नहीं डालती कि आप तो रोने लगे कि ये सारी चीजें डालो, तो कृपया करके आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको पॉलिटी में पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए आप पढ़ लीजिए। आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या अधिकार है, कब आप कोर्ट जा सकते हो, कब आप कोर्ट नहीं जा सकते। नॉन जस्टिसेबल है डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट, ये सारे प्रिंसिपल्स फंडामेंटल्स दे रखे हैं सरकार को क्या क्या चीजें कर सकता है। क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने एक लाइंस बोली थी कि उनका डीपीएसपी सबसे प्यारा था, क्योंकि लोगों के लिए, कि अगर बाई चांस किसी गवर्नमेंट को नहीं पता है कि भाई मैं कैसे रूल करूं या मैं मेरी गद्दी कैसे बताऊं, तो कृपया करके वो डीपीएसपी देख लो और जितने भी सब चीजें वो पॉलिसीज में डालना स्टार्ट कर दे। अगली सरकार पक्की उसकी अगले 5 साल के लिए भी, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या, ये किस लिए होता है? ये एम करता है कि वेलफेयर स्टेट हो पाए, ठीक है ना। सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में मतलब एक तरीके से किसी चीज का भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोगों के लिए बेहतर के लिए हो पाए, स्टेट के लिए बेहतर के लिए हो, भारत के लिए बेहतर के लिए हो पाए, ठीक है ना। फिर अब आ जाते हैं कि भाई आखिरकार अब डीपीएसपी भी तो चेक कर लेंगे गुरु, डीपीएसपी हैं कौन कौन से। तो डीपीएसपी हमारा आर्टिकल 38 से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 36 हमारा ये बोलता है, आर्टिकल 36 बोलता है सेम बिल्कुल जैसे फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 12 बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जहां पे उसने दिया वही ये सारे हमारे गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, वो सब चीजें, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 की ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, कृपया करके इसको शील्ड की तरह ना बनाए, मतलब जुडिशरी इसको प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं करेगी। हेल्थ नहीं बोला गया, एजुकेशन नहीं बोले गए तो सुप्रीम कोर्ट भाग जाओगे, तो ना 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 ना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं वो वाली चीज। तो फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे, अब आते हैं कि भाई आर्टिकल 38 क्या कहता है। आर्टिकल 38 हमारा दिखता है सोशल ऑर्डर और हमारा जस्टिस देखता है, ठीक है ना, कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्टेट ये कॉन्फ़िगर करता है कि ये चीजें तीनों मिले। ऐसा ना हो जाए किसी पॉलिसी में किसी का भी सोशल स्टेटस हट गया हो, या फिर मतलब सोशली हमने उसको इज्जत या फिर स्टेटस उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया हो, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, वोटिंग अधिकार छीन लिया कि SC ST वोटिंग अधिकार नहीं दिया जाएगा, या इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज कर दी कि वुमेन को जो पे स्केल होगा वो 20,000 उतना ही होगा। तो ऐसा नहीं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल भी चीजें उनको देखनी होंगी, ठीक है। आर्टिकल 38 हमारा हो गया है कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। आर्टिकल 38B हमारा एक कहता है कि रिड्यूस इनइक्वालिटीज। रिड्यूस इनइक्वालिटीज किस चीज में? हर किसी में भी, कोई भी इनइक्वालिटीज की बात हो, ठीक है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। आर्टिकल 38 ये बोल देता है। आर्टिकल 39 हमारा बोलता है कि ठीक तरीके से लाइवलीहुड उनको मिलना चाहिए। ऐसा ना हो तुमने कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, जैसे लाइवलीहुड होता रहता है, झुग्गी झोपड़ी में आपने देखा होगा काफी सारे लोग रहते हैं, तो सरकार उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं कि आप गरीब कल्याण योजना के थ्रू आपको ये रेसिडेंशियल हम लोग फ्लैट्स बना रहे हैं जहां पे आप लोग रह सकते हैं। तो लाइवलीहुड अच्छा होना चाहिए। रिसोर्सेज कि अगर बाई चांस गवर्नमेंट कोई भी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो अच्छी तरीके, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। उसके बाद हमारी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई भी हो रहा है, स्कीम्स बना रही है, स्टार्टअप मिशन, उसमें बोला जा रहा है कि
मेंस को 2 लाख मिलेंगे, वुमेन्स को 3 लाख मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं लेकिन कास्ट नहीं कर सकती, जेंडर नहीं कर सकती है। हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेट, लेकिन वो एक्सेप्शंस होते हैं अनटिल एंड अनलेस उनका सोच ये हो कि वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाए, ठीक है ना। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड जेंडर इक्वालिटी हो गई, तो कृपया करके जेंडर इक्वालिटी रखें, वुमेन को नीचे ना रखें, पैट्रियार्कल सोसाइटी ना बनाई जाए, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 39A, ये कौन से अमेंडमेंट से किए गए थे, ये सारी चीजें वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलो यहां पे भी बता देता हूं आपको, एक और बार रिवीजन हो जाएगा। देख रहा हूं मैं कितनी बार आपका रिवीजन कर रहा हूं। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत आर्टिकल 39A आपके लिए जोड़ दिया गया था, जो कि था हमारा लीगल फ्री एड। क्या बोला गया था? लीगल फ्री एड। लीगल फ्री एड जैसे कि आपने सुना होगा लोक अदालत हो गई, ठीक है ना, कि जो लोगों के लिए बहुत एसेंशियल पार्ट एक बन चुका है उनकी लाइफ का, कि ठीक है। और लोक अदालत पहली बार कहां स्टैब्लिश हुई थी, कृपया करके ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ना प्लीज, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 40 में हमारी पंचायत की बात करी गई है कि पंचायत हर एक विलेज में स्टैब्लिश हो, ये सरकार की सोच होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी है यार, वो अब क्या पता कि अपने लोगों में कंफर्टेबल रहे, ठीक है ना। आर्टिकल 41 में हो जाता है कि राइट टू वर्क, जहां पर वो काम कर रहे हैं वो एक तरीके से अच्छा हो, उसका एनवायरनमेंट अच्छा हो, जहां पे वो मतलब ऐसा ना हो धूल धक्का और फिर उसके बाद कैओस हो रहा है गंदी तरीके से, तो ऐसा ना हो। सबको अधिकार दिया जाए काम करने का, एजुकेशन का और पब्लिक असिस्टेंस में। आर्टिकल 42 हमारा बोलता है ह्यूमनली कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, कि अगर कोई इंसान प्राइवेट में जा रहा है, अच्छा ऑफिस हो, क्लीनिनेस, एसी प्रॉपर हो। जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चे में देखते हैं ना कि एक कमरे में अगर वो पढ़ रहा है तो पंखा अच्छी तरीके से, बेड अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, हर एक चीज अच्छी लगनी चाहिए। किसी के कूलर लगता है, किसी के एसी लगता है, किसी के तो बीज ना लगता है। अगर भाई तुम रिलेट कर सकते हो कि बीज ना क्या होता है, ठीक है ना, पंखा टाइप ही होता है वो, ठीक है। तो जेंजी तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 43 हमारा बोलता है एडुकेट वेजेस आपको दे दिए जाए, और गुड, और हाँ 42 को स्पेशल मैटरनिटी लीव रिलीफ। तो ये सारी चीजें पॉलिसीज जो हमारे बनाते हैं, जैसे अटल पेंशन योजना हो गई हमारी, या मैटरनिटी रिलीफ एक्ट हमारा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉलिसीज बनती हैं, और ये सारी चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के उसमें आते हैं, कि जहां पे सरकार थोड़ा सा कि इसके इर्द गिर्द बनाई जाए, कि एक तरीके से होलसम है। इसमें से कुछ चीज लेके आपने 10 पॉलिसीज बना दी, तो वो एक वेलफेयर स्टेट के लिए, एक बेटरमेंट ऑफ पीपल के लिए सिद्ध हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं भाई हम लोग हमारे किस पे, ये मैं हटा देता हूं क्योंकि ये नहीं घूमता है ना भाई, बस अगर एक ब्लैक वाला घूम रहा होता है जहां मैं लिख रहा हूं तो मजा ही कुछ होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 43 हमारा हो गया। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बार किसी स्टेट ने अप्लाई करने के लिए बोला है, कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताएं, कि जहां पर सब लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई कास्ट हो, कोई ट्रेडिशन हो, कोई कल्चर हो, सबके लिए बराबर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 45 में आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और यही पार्ट था हमारा जो देखा मैं वो उसमें वो भूल गया, ठीक है ना, सॉरी। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A जो कि हमारा बोलता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 45 में भी बोला गया था, ये डीपीएस में बोला गया, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी बोला गया, क्योंकि एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस दी गई है ना, बस भाई क्या बताऊं। अगर एजुकेशन नहीं लोगे भाई, कहां पढ़ाई तुम करोगे, कहां तुम अफसर बनोगे, कहां तुम्हारी शादी होगी। तो इसलिए एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंट रखा गया है कि सबको। अब इसमें क्या चीज था, आर्टिकल 21A में ये बोला गया था कि आर्टिकल 6 से लेकर 14 तक जो बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी फ्री एजुकेशन, जहां पे अर्ली चाइल्डहुड केयर में बोला था 0 से लेकर 6, तो कृपया करके ये कि उनको एक एसेंशियल एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर दी जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल 46 बोलता है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST, कि जो SC ST के बारे में भी सोचा जाए, उनको भी अपलिफ्ट किया जाए। इसलिए गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में उनके लिए रिजर्वेशंस रखी जाती है, उनको उनके एडवांसमेंट के लिए, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 47 बोलते हैं हमारे न्यूट्रिशन हेल्थ, जहां पे आर्टिकल नंबर 47 ए हमारा ये भी बोलता है इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक। तो कृपया करके सरकार अपनी स्कीम तो ऐसी ना बनाए, पॉलिसी तो ऐसी ना बनाए जहां पे बोल रही है कि फ्री की शराबें पियो, फ्री की वाइन शॉप वगैरह खुली पड़ी है, सब फ्री का लोगों के लिए, जितने भी 18 साल से उम्र वाले हैं सब पियो, लेडीज के लिए नहीं। तो कृपया करके ऐसी वाली पॉलिसी में ये सारी चीजें ना डालें, लोगों की हेल्थ खराब हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन और हेल्थ की बात करी गई है। ये 47B में आ जाता है, ये 47A में आ जाता है, ठीक है।
न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। फिर उसके बाद 48 में आ जाते हैं। 48 में कि ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, तो एग्रीकल्चर की तरफ देखा भी जाए, किसानों के लिए स्कीम्स बनाई जाए, पॉलिसीज बनाई जाए, उनको नए नए टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाए, और जो एजुकेशन फैसिलिटीज है उनको कृपया करके वो प्रोवाइड करी जाए, जिससे कि वो क्रॉप्स अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। कि उनकी इनकम बारे में सोचो, फार्मर्स की वजह से ही चल रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 49। 49 में क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट को भी प्रोटेक्ट करो, ये भी तुम्हारा अधिकार रहता है। सारी चीजें सरकार का अधिकार नहीं रहता, ठीक है ना। वहां जाके जो तुम दिल बना रहे होते हो ना मॉन्यूमेंट पे खोद खोद के, तो मत करा करो, ठीक है। आर्टिकल 49 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट की बात करी गई है इसमें। आर्टिकल 50 कि जो हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों सेपरेट। तो और इसमें जो बात करिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अगर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में मिलेगा और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव मिलेगा तो बेटा तुम कहीं के नहीं, ठीक है ना। जो सरकार करना चाहेगी वो करेगी। तुम्हें कोई केस लेकर गए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं करता मैं, जाओ, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कि सरकार ऐसी कोई पॉलिसी ना बना दे जहां पर इन दोनों का मिलन हो जाए, ठीक है। आर्टिकल 51 बोलता है हमारा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ठीक है। जहां पे इंटरनेशनल की बात करेंगे, जो भी एग्रीमेंट होगा या फिर जो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कहीं पे वर्ल्ड वॉर हो रहा हो तो हम उस वहां पर जाके उनकी सुलह करवाएं, ठीक तरीके से ट्रेडिंग्स हो गए, प्यार भावना की बातें हो सकें, एक प्रॉपर एग्रीमेंट्स पे बात की जाए कि हमारे गुड रिलेशन बने किसी से। वो आर्टिकल नंबर 50 में हमारी जोड़ी गई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कौन कौन से एटलीस्ट अमेंडमेंट करे गए हैं। कौन कौन से अमेंडमेंट करे गए हैं भाई इसमें? हमारे आर्टिकल नंबर 39A, जो कि मैं बता चुका हूं ये 42 नहीं है, तो ये 44 है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। 44 कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल जस्टिस एंड लीगल फ्री एड। 43A वर्किंग पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, हमारी की मैनेजमेंट में भी ठीक तरीके से उनको पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि उनको नीचे देख लिया या फिर कि तुम तो नीचे स्तर के लोग हो, तुम्हारी पोस्ट नीचे है तो हम मैनेजमेंट में आपका रोल नहीं कर सकते, तो नहीं, कृपया करके उसको मैनेजमेंट में भी बिठाइए, बोर्ड मीटिंग में भी उसको रखिए, क्या पता उसके डिसीजन से तुम्हारी कंपनी थोड़ी सी ऊपर पहुंच जाए। आर्टिकल नंबर 43A में बोलता है कॉटेज इंडस्ट्री, और फिर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं लिखे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भी बात करी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो जोड़ी गई हैं वो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से जोड़ी गई हैं। 48A एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस की बात करी गई है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में हमारा जोड़ा गया है। और ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी मेरी माइंड मैप्स, ठीक है। ये थे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो ये जरूरी होती है, ठीक है। ये कहां कितना अमेंड करे गए हैं, कितने ऐड करे गए हैं, इसमें कितना चीजें घूमी गई हैं, तो वो सारी चीजें आपको रिवाइज करवा चुका हूं। फिर उसके बाद आते हैं भाई हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कौन कौन सी हैं अभी देखते हैं गुरु। अब इसको जूम करने में मुझे बस 1 सेकेंड, ठीक है ना, क्योंकि ये भाई ये हिलेगा पक्का, वो नहीं हिल रहा। अरे भाई गजब 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 भाई, सीख गए। अरे सही है सही है सही है सही है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज अब कौन सी है, एक बार के लिए छोटा सा इसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। ये 14 पार्ट 4A में हमारा जाता है। इसमें आर्टिकल 51A 51 है, क्योंकि बोला गया था यार फंडामेंटल ड्यूटीज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी का बहुत चल रहा था, जिसके थ्रू ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी आई थी। वो थी हमारी कौन सी कमीशन थी हमारी, कौन सी कमीशन थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ना बार बार स्टेट रिलेशंस में थोड़ा सा कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा था, मेरे दिमाग में बार बार सरकारी कमीशन आ रही थी, ठीक है ना। अरे ये बहुत वो है यार, तुम बताना कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है ना, मेरे दिमाग से अभी वो आ नहीं रहा है, ठीक है ना। आर्टिकल 51A में ये हमारे सारे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी जोड़ी गई हैं, ठीक है ना। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी जोड़ी गई हैं वो हमारी जोड़ी गई हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, ठीक है। उसके बाद ये नॉन जस्टिसिएबल है, डीपीएसपी की तरह आप प्लीज कोर्ट ना जाएं, और ये नॉन जस्टिसिएबल अनटिल एंड अनलेस कि जो चीजें लिखी गई हैं। अब ये मैं जस्टिसिएबल का थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूं आपको कि जस्टिसिएबल का मतलब ये नहीं होता कि आप सुप्रीम कोर्ट, जो लॉ नहीं बना ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकते हो अगर किसी पर्टिकुलर डीपीएसपी के ऊपर या फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर सरकार लॉ बना देती है, तो वो जस्टिसिएबल हो जाएगा कि जहां पर आप जा सकते हो, ठीक है ना। नॉन एनफोर्सेबल होते हैं ये कि ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ये चीजें सरकार करेगी, तो भाई तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक तरीके से ये बोला गया है, तुम्हें भी तुम्हारे कंधों पर भी बोझ दिया गया है कि सरकारी सब चीजें नहीं करेगी, पॉलिसी के दौरान या डीपीएसपी के दौरान सब चीजें। अरे स्वर्ण सिंह कमेटी, अरे लिखा देखा मैं सरकारी या स्वर्ण सिंह, तो इसलिए मैं हो गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी जी ने रिकमेंड करे थे हमारे, कितने रिकमेंड करे थे हमारे 8 रिकमेंड करे थे वैसे तो, लेकिन
3 हमारे घटा दिए थे जिसमें से 5 बचे थे और 5 हमारे बोल दिए थे कि सरकार ऐड करेगी। टोटल हमारे 10 आए थे फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके बाद एक हमारा जोड़ा गया था जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर तुम इस स्टेज पर हो और तुम ये वाली अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो अभी ही तुरंत उसको पॉज करके कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं वैसे तो आगे बता दूंगा, तो कमेंट में लिख देना कि कौन सा अमेंडमेंट से और कौन सा आर्टिकल था जो हमारा 11वां आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज का हमारा जोड़ा गया था। ठीक है ना, 11 टोटल आर्टिकल्स इसमें होते हैं हमारे, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिया है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, सारी चीजें थोड़ी लिख दूंगा भाई मैं क्योंकि मैंने क्लास में पूरा ब्रीफिंग करवा रखी है, कहां से क्या, आगे पीछे दाएं बाएं, जहां पर तुम्हें कंफ्यूजन की मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश होती है, हो पाएगी। ठीक है, और जिसको नहीं पता कि जो ये पहली बार देखने की भाई क्लास कब से लेकर कब तक होती है, तो मंडे से फ्राइडे दोपहर 12 से 1 बजे तक, कभी कभार एक्सटेंड भी हो जाता है क्योंकि हम लास्ट में थोड़ी सी मस्ती मजाक भी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं कि भाई हाँ जस्टिसेबल हो गया, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, ड्यूटीज आर नॉट। हाँ डिफरेंस देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं होती हैं। राइट जो कहता है एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो रहती है वो नेशनल यूनिटी या फिर हाँ उसकी मतलब कि एक जो रहते हैं ना कि कृपया करके पेड़ पौधे लगाइए, या फिर उसको यूनाइट करती है, उसको ब्यूटीफाई, एक तरीके से छोटा प्यारा सा मीनिंग। ठीक है, राइट जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4-3 में दे रखे हैं, और ये हमारे पार्ट 4A में दे रखे हैं, वो कौन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है ना, अब देख लेते हैं एक बार के लिए भाई फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, और मैं एक बार के लिए जो ट्रिक से मैंने तुम्हें ये याद करवाए थे वो मैं आपको चीज बता दूंगा। ठीक है, ओहो नहीं लिखा है, यस कमेंट में तो अब तुम बताओगे 11वां वाला कौन सा अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद आ जाते हैं ओह, ठीक है ना, हाँ उसके बाद आ जाते हैं इस पर। ठीक है, अब क्या था, अब ये थे हमारे 51 के ABCD ऐसे करके। ठीक है ना, तो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इज आइडियल्स, की कृपया करके कॉन्स्टिट्यूशंस की रिस्पेक्ट करें, जो भी हमारे नेशनल एंथम है, हमारे नेशनल फ्लैग है, ये गिर गया, हाँ ठीक है, ये नेशनल फ्लैग है, नेशनल सॉन्ग के लिए इसमें बात नहीं करी गई है, तो नेशनल एंथम हो गया हमारा। ठीक है, हाँ अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कृपया करके कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द ही रहें, उसके खिलाफ ना जाएं। ये आता है हमारा 51A में, ए से मैंने ऐसे याद करा था, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, उसके बाद एंथम भी था मेरा, नेशनल एंथम भी था, तो वो एंथम हो गया मेरा। ठीक है ना, वो भी मेरा ए से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये 51A जो है उसमें आते हैं ना ABCDEFGHIJK। ठीक है ना, अब बी से फिर हमारा होता है चेरिश एंड अनफोल्ड द फ्रीडम स्ट्रगल्स। बी से फ्रीडम स्ट्रगल्स हमारे कौन से आ गए, फ्रीडम लीडर्स जो हमारे थे, जैसे भगत सिंह हमारे हो गए, BR अम्बेडकर जी हमारे हो गए। ठीक है ना, BN राव हमारे हो गए, तो मैंने बी से ऐसे याद मैंने करवाया था। सी से आता है सोवेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये 3 है, सोवेनिटी पहला, दूसरा यूनिटी और तीसरा इंटीग्रिटी, तो सी क्योंकि ABC में तीसरे नंबर पे आता है। डी से हो जाता है डिफेंड करना अपनी कंट्री को, कि अगर कोई भी चीज आ जाएगी, कोई भी मतलब मुसीबत आ जाए, तो कृपया करके आपको ड्यूटी दी जाएगी कि आप भी डिफेंड करो। ठीक है ना, उसके बाद ई आ जाता है, ई से क्या होता है, ई से हमारी आ जाती है इक्वालिटी के थ्रू हम लोग हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड हमारा शो होगा। उसके बाद एफ से हमारा फोर्ट, जहां पे रिच हेरिटेज की बात करी गई है। जी से हमारी ग्रीनरी, जहां पे नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करी है। एच से हमारा क्या आ जाता है, हमारा ह्यूमैनिज्म आ जाता है। ठीक है ना, ऐसे हमारे ह्यूमैनिज्म आ जाता है, जहां पे साइंटिफिक टेम्पर और फिर इंक्वायरी की बात करी गई है, जिससे कि बच्चा थोड़ी सी फ्यूचर की तरफ देखे, कुछ रिफॉर्म्स के बारे में सोचे। फिर उसके बाद आई फॉर एन आई, अगर आपने सुना होगा, अगर आंखों में देख रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप वायलेंट हो रहे हो, तो कृपया करके एब्ज्योर वायलेंस। जहां पर भी आएगा तुरंत आई मार देना, आंखों पहले उसको देखना एग्जामिनर की आंखों में, फिर बोलना कि ऐसे ही बताया था विकास सर ने। ठीक है, अब देखो ये वाला आंसर मुझे आता है। ठीक है ना, तो आई हो गया मेरा एब्ज्योर वायलेंस करके। जे हो गया जस्टिस, जहां पे मतलब स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, किसी भी चीज को एक्सीलेंस करने के लिए, तो कृपया करके कौन सबसे ज्यादा वो देता है, क्या चीज देता है। तो इसलिए कभी कभार आउट ऑफ वर्ड्स में हो गया हूं, क्योंकि इतना ज्यादा मैं बोल रहा हूं। ठीक है ना, तो जस्टिस कि जो भी वो सजा सुनाएगा, या जो भी क्राइम से वो सजा सुनाएगा या वर्डिक्ट देगा अपना,
तो वो ये देखता है कि भेदभाव ना हो, पूरी एक्सीलेंसी के उस पे दिए जाए, हर चीज खंजोड़ के चीजें की जाए, ठीक है। तो जस्टिस हो गया। केस है मेरा दोस्त था करण, पढ़ता लिखता नहीं था, तो मैंने उसको ऐसे याद करा। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दी गई है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट बताओ कृपया करके प्लीज जरूर बताइए। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हर हफ्ते हम लोग एक क्लास रिवीजन की रखते हैं, जो कि हमने मंडे से लेकर फ्राइडे तक जरूर करी है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि भाई इस दौरान में क्या हुआ था प्रेसिडेंट के दौरान। तो प्रेसिडेंट जी आ जाइए, प्रेसिडेंट जी आ जाइए। प्रेसिडेंट जी जो हमारे होते हैं, प्रेसिडेंट जी हमारे नॉमिनल हेड इनको बोला जाता है, नॉमिनल हेड इनको बोला जाता है, क्योंकि ये सेरेमोनियल एक्टिविटीज होती हैं सिर्फ उनको निभाते हैं, बस ये साइन वगैरह एक्ट पे कर देते हैं। जितने भी रियल पावर, जो भी रियल पावर होती है, जो भी रियल पावर होती है, ठीक है ना, जिसको हम डी फैक्टो भी बोलते हैं वो हमारे, और इसको डी ज्योर भी बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट को। रियल पावर जो रहती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहती है, ठीक है ना। इसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और उसके बाद क्या प्रेसिडेंट को और क्या बोला जाता है? कमांडर होते हैं जी ये हमारे। कमांडर किसके? हमारे सिटीजन्स के तो नहीं, कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, जो भी तीनों के। अगर बाई चांस बेटा देश में कुछ हो गया ना, तो ये सीधा कमांड करेगा एयरफोर्स, मतलब कि किसी भी एयरफोर्स को, आर्मी को या नेवी को, और कर दो हमला, सीधा एक साइन करेगा, ठीक है ना। तो कमांडर होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई इलेक्शंस कैसे होते हैं इनके, ठीक है ना। अब अगर मेरे पास कमेंट आया कि भाई सर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट क्या चीज होती है, मैं ब्लास्ट कर दूंगा। तो कृपया करके क्लासेस देख लेना उस पर्टिकुलर सेगमेंट की, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स देके मैंने सब चीजें पूरी लाइन से क्लियर करी। अब क्या होता है इनके इलेक्शंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो इनके इलेक्शंस में हमारे तो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसमें हमारे लोकसभा के दोनों हाउसेस, हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव और हमारे यूनियन टेरिटरीज, हमारी दिल्ली और हमारा पुडुचेरी, ठीक है। ये हमारे रोल करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। यहां लिख देता हूं, नॉमिनेटेड मेंबर्स को अलाउ नहीं करा गया है। नॉमिनेटेड मेंबर्स को कब अलाउ करा गया? जब प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होगा। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, इलेक्टेड मेंबर्स याद रखना कृपया करके, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के नहीं आते हैं इसमें, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है भाई हमारा? ये होता है हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये होता है हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन, कि इसको तुम वोट देने नहीं जाते हो, इनको भाई प्रेसिडेंट को, मुर्मू जी को तुम वोट देने गए थे क्या? इतना बढ़िया अधिकार है तुम्हारे पास? तो नहीं, जो भी तुमने डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जिनको बिठाया है उस सीट पर, तो उनके पास अधिकार है कि वो जाके वोट देंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कितने साल के लिए आते हैं? ये 5 साल के आते हैं। री इलेक्शंस हो सकते हैं क्या इनके? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी हमारे 2 साल लगातार रहे थे, तो अगर वो 4 साल 3 साल अगर वो जीते तो फिर वो आगे भी री इलेक्ट होते रहते हैं। रिजाइन किसको करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को करेंगे ये। उसके बाद टर्म एक्सटेंशन हो सकता है कि बिल्कुल इनका टर्म एक्सटेंड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल कंप्लीट होते कि गद्दी छोड़ो तुरंत, तो नहीं। अंटिल एंड अनलेस जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाएंगे और वो नया प्रेसिडेंट पूरी तरीके से सीट के आगे खड़ा नहीं हो जाएगा, तो वो वाला प्रेसिडेंट 5 साल के बाद भी अगर बाई चांस 3 महीने हो गए हैं तो अपनी सीट पर बैठा रहेगा। जितने भी सारे उसको अलाउंसेज, जो भी उसकी सैलरी और अलग अलग उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे उसको मिलते रहेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद क्या चीज आती है? इलेक्शंस हो गए हमारे। अच्छा हाँ, ओथ वगैरह, ठीक है ठीक है, वो एक एक करके करते रहेंगे। क्वालिफिकेशंस क्या है भैया जी हमारे इसकी? एक सेकेंड, क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई अगर बाई चांस आपको प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस लड़ने हैं तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी तो होंगे। अब ऐसे क्या ग्रेजुएशन होंगी क्वालिफिकेशन, या फिर उसको पीसीएस का कोई पेपर देकर आना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है। प्रेसिडेंट की बिल्कुल अलग है। सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, कोई भी फॉरनर आके नहीं बैठ सकता। हम थोड़ी चाहते हैं कि भाई ब्रिटेन का आके बैठे, ना जी ना। उसके बाद एज 35 साल होनी चाहिए, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ अ लोकसभा का, ठीक है ना। ये जो पावर्स है, ये इसकी क्लास होगी मंडे को। इसकी क्लास होगी मंडे को 12 से लेकर 1 बजे तक, दोपहर में, रात के नहीं, दोपहर 12 से 1 बजे तो गई, जहां पे हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर, उसकी जुडिशरी पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स, वीटो पावर्स, कौन कौन से क्या चीजें होती हैं, जुडिशरी, हर एक चीज पढ़ेंगे। फुल्ली एक्सप्लेन, बेस्ट एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग के साथ, कॉमेडी के साथ भाई, फुल फन, ठीक है।
क्वालिफिकेशंस हो गई हैं हमारी इसकी, और फिर अनसाउंड माइंड का नहीं होने चाहिए। इलेक्शंस अगर बाई चांस हमारा जो प्रेसिडेंट है अगर वो अपनी सीट पे बैठ जाता है, उसके बाद आती है कि कोई कंप्लेंट कर देता है कि सर जी इलेक्शंस इसके बहुत गलत हुए हैं, माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, करप्शन हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी तरीके से एविडेंस मिल भी जाते हैं, और आप बोल दिए कि भाई मैं तो बिल्कुल सीट पर बैठ चुका हूं, मेरे ऊपर क्या ही चीजें होंगी, आई डोंट नो, मुझे ऐसे थोड़ी चाहिए ये वाली चीजें। तो उसके बाद प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट सीधा बोलेगा कि मैडम उस गद्दी की प्लीज एक शोभा है, तो वो सारी चीज खत्म ना करें, रिस्पेक्ट करें उस गद्दी की, तो कृपया करके उतर दें। तो सुप्रीम कोर्ट अगर बाई चांस प्रेसिडेंट चला भी जाता है काम के दौरान, तो वो चीज हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद मैं एक चीज और भूल गया हूं कि जो हमने पढ़ा था ना आर्टिकल नंबर 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो उसमें एक्सेप्शंस हैं कि प्रेसिडेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, हमारे गवर्नर हो गए, तो उनके खिलाफ कोई भी केसेस नहीं होंगे। जो भी हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं तो उसके खिलाफ अगर वो कोई कुछ ऐसा बोल भी देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो पूरी तरह से इम्यून होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव के या फिर हमारे लोकसभा के एमपीज हो गए, अनटिल एंड अनलेस कोई भी क्रिमिनल चार्ज उन पे प्रूव नहीं हो सकता, वो सारे इम्यून है और वो कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे नहीं कि उन्होंने कुछ भी बोल दिया या फिर कुछ भी जैसे हो गए, जैसे राइट टू, जितने भी सारे आपने आर्टिकल 19 में सब चीजें पढ़े हैं, तो उसमें भी एक्सेप्शन है कि आप कुछ गलत नहीं बोल सकते, आप गलत जगह नहीं जा सकते, आप गलत बिजनेस चालू नहीं कर सकते हो, आप मूवमेंट आपकी रेस्ट्रिक्ट करके ऐसे नहीं कि ट्रैवल्स में जाकर गाड़ी घुसा दी, तो वो सारी चीजें हैं जो एक्सेप्शंस हैं, और वैसे ही एक्सेप्शंस इक्वलिटी बिफोर लॉ में उन सबको दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद हाँ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्वालिफिकेशंस हमारी हो गई हैं। फिर उसके बाद वैकेंसी, अब भाई वैकेंसी 3 जगह से आ सकती है उनकी, ठीक है ना। तो वैकेंसी से पहले 5 साल रेजिग्नेशन, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि भाई प्रेसिडेंट को निकाला कैसे जा सकता है, जो कि हमारा आर्टिकल 61 में आता है, ठीक है ना। आर्टिकल 61 में आता है भाई हमारा इंपीचमेंट। अब प्रेसिडेंट को निकाला कैसे जाता है, जब पता लग गया कि भाई प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, कुछ के कुछ लॉ बना रहा है, कुछ के कुछ एक्ट बना रहा है, गवर्नर के पास कान में जाके बोल दिया है कि तू चुपचाप मेरे पास आ और ये बोल दे कि स्टेट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, बाकी तो स्टेट इमरजेंसी में लगाने के लिए पूरी तरीके से बैठा ही हूं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि उसके बाद भाई राज्यसभा को पता लगा, अभी इसमें चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी ये चीज बोल सकता है कि 1/4 मेंबर कहीं के भी, जरूरी नहीं कि सिर्फ लोकसभा में या राज्यसभा में ही ये वाली चीज उठनी चाहिए। तो 1/4 मेंबर अगर कोई भी बिल साइन कर दिया, उसके बाद स्पीकर के पास या फिर चेयरमैन के पास चला गया लोकसभा और राज्यसभा में, और उन्होंने बोल दिया कि 1/4 मेंबर ने साइन कर दिया है, कृपया करके ये चालू करी जाए, ये कोर्ट अब स्टार्ट किया जाए प्रेसिडेंट को हटाने का, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। प्रेसिडेंट आएंगे हमारे अपने आप को सही करने के लिए, सारे एविडेंसेस कि आपने क्यों करा उसके साथ रीजन देंगे, डिफेंड करेंगे अपने आप को। अगर समझ में नहीं आया और फिर राज्यसभा ने रिजोल्यूशन कर दिया 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी से हटाए जाएंगे। ये सिंपल मेजॉरिटी नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ये हटा दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरे हाउस में वही रिजोल्यूशन जाएगा और सेम वैसा ही होगा कि वहां पर लोग आएंगे, कमेटी बिठाई जाएंगे, उसको 3 मेंबर्स बैठेंगे उस कमेटी में, जिसमें से एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट भी होंगे हमारे, और सेम स्पेशल मेजॉरिटी से जैसे ये लोकसभा ने भी पास कर दिया, तो मतलब ये सिद्ध हो जाएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट आएगा? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इम्पीचमेंट होता है ये क्वासी जुडिशियल होता है। क्वासी जुडिशियल मतलब कि कुछ ऐसी चीजें जो ये जजमेंट दे देते हैं लेकिन उसमें जुडिशरी का रोल नहीं होता है। जैसे हमारी ह्यूमन राइट कमीशन हो गई कि वो भी कुछ पनिशमेंट दे देती है, उसके पास भी कुछ अधिकार हैं, लेकिन वो जुडिशरी के उसमें नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे नीलम संजीवा रेड्डी जी हो गई हमारी, ये यंगेस्ट और अनअपोज थे, इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं था जब ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए हमारे लिए गई थी। उसके बाद 1969 के इलेक्शंस ऐसे हुए थे कि जहां पर सेकेंड राउंड तक चीजें हमारी पहुंची थी, जिसमें हमारे वीवी गिरी जी बने थे। उसमें 3 कैंडिडेट हमारे खड़े हुए थे, वीवी गिरी जी, सीडी देशमुख और हमारे नीलम संजीवा रेड्डी जी भी, ठीक है ना। उसके बाद 2 प्रेसिडेंट थे हमारे, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जी, जो ऑफिस में जिनकी डेथ हो गई थी। जाकिर हुसैन जी हार्ट अटैक से हो गए थे। अगर प्रेसिडेंट इलेक्शंस में पता लगा कि बीजेपी का कोई भी मेंबर है और उसने कांग्रेस के प्रेसिडेंट कैंडिडेट को वोट दे दिए हैं, तो उस पार्टी के मेंबर को नहीं निकाल सकती है वो पर्टिकुलर पार्टी। बीजेपी ने अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट कैंडिडेट को वोट दिया तो बीजेपी उस पर्टिकुलर अपने कैंडिडेट को नहीं हटा सकती है, वो व्हिप इशू नहीं कर सकती है, नो व्हिप। उसके बाद बता दिया था डीजीयू नॉमिनल हेड होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम लोग डिफैक्टो भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग डिफैक्टो भी कहते हैं। फिर उसके बाद आती है वैकेंसी। भाई प्रेसिडेंट की गद्दी कब कब खाली हो सकती है,
और फिर अगर बाई चांस प्रेसिडेंट अपनी गद्दी, हाँ चलो ठीक है, प्रेसिडेंट अपनी गद्दी कब कब हटा सकता, कब कब अगर खाली रहती है तो क्या चीज होती है, रिजाइन कर देगा भाई। जब उसने रेजिग्नेशन दे दिया, रेजिग्नेशन वो किसको देगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अपनी गद्दी पे नहीं है तो वो गुरुजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई लिख देता हूं ना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे और बैठेंगे। और इंडिया में क्या कभी ऐसा हुआ है जहां पे प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आके प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठे? अगर हाँ तो कौन है वो, कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं, ठीक है ना। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तब उनकी सीट खाली होगी। इंपीचमेंट में इंपीचमेंट यानी क्वासी जुडिशियल के थ्रू उनको हटा दिया जाए। टाइम टर्म एक्सपायरी यानी कि अगर 5 साल उनके खत्म हो गए हो और उसके बाद डेथ टर्म अगर एक्सपायर हो गया तो विद इन 6 मंथ्स में इलेक्शंस कृपया करके करवाए जाए, ठीक है ना। अब उनके ओथ कौन देता है, ओथ उनको दिलाता है सीजीआई। अगर सीजीआई नहीं है, छुट्टी मनाने कहीं ले गए हैं, तो इनकी जगह आते हैं हमारे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये एडमिनिस्टर करते हैं कि मतलब ये किसी सीनियर मोस्ट, अगर सीजीआई हमारे एब्सेंट है, कि मैं आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, अधिकार पूरी तरीके से जो एक स्पीच होती है, मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये शपथ लेती हूं, तो वो प्रॉपर करके कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाऊंगी, मैं उसको डिफेंड करूंगी, लॉ अच्छे से बनाऊंगी, लोग के सिटीजन्स के लिए अधिकार के लिए मैं लड़ूंगी और ये सारी चीजें, ठीक है ना। पावर्स मैंने आपको बता दी हैं, हम लोग एक कल की क्लास में करेंगे। इलेक्शंस, हाँ इंपीचमेंट में एक चीज और, हाँ ठीक है, ये मर्डर इंपीचमेंट में अगर होता है तो कौन कौन लोग भाग करेंगे इलेक्शंस में, मैंने आपको बता दिया। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होनी चाहिए, वो भी इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स, और हमारे दिल्ली और पुडुचेरी। लेकिन अगर इंपीचमेंट में हो रहा हो, अगर इंपीचमेंट हो रहा हो तो इसमें कौन आएंगे, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है ना, जो कि 12 होते हैं, वो सारे इंपीचमेंट में करेंगे। लेकिन 2 जो लोकसभा में बोले गए थे, क्योंकि 2019 में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये मना कर दिया गया कि अब वो 2 लोग जो नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, लोकसभा में आके बैठ जाइए, तो वो नहीं होंगे। कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू वो मना करा गया है, ठीक है ना। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ हमारे राज्यसभा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जब प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा। स्टेट का कोई रोल नहीं होगा, दिल्ली, पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरीज का कोई भी रोल नहीं होगा, कोई भी पर्टिकुलर रोल, ठीक है। अब मेन तो इसकी बस पावर्स बची है और उसके बाद इंटर्नशिप, ये सब चीजें, ठीक है। हाँ, तो ये था एक क्विक रिवीजन, हमारे 4 चैप्टर्स का। देखा भाई कितनी जल्दी हमने करा, और इसकी पूरी ब्रीफिंग मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, 1-1 घंटे 1.5 घंटे के लेक्चर्स, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जल्दी आएगा, बहुत मतलब कि इतना जरूरी आपको महसूस होंगे माइंड में, जब आपके पास कोई पेपर आ रहा होगा, आपको 4 चैप्टर एक साथ कवर कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, तो मात्र आधे घंटे में 50 मिनट में पूरे 4 चैप्टर कवर अच्छी तरीके से, जिसमें अमेंडमेंट, आर्टिकल्स, और फिर आगे भी क्लासेस मैं मतलब कि लूंगा पर्टिकुलरली आर्टिकल्स की, कौन कौन से अमेंडमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स को याद कैसे किया जाएगा, कैसे रिलेट किया जाएगा, हर एक चीज होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। मिलेंगे मंडे को एक नई क्लास के साथ, और फिर उस पूरी क्लास की एक रिवीजन क्लास जैसे आज हुई है, वो भी थ्रू माइंड मैप, जो बहुत फन होगी, इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें हम जल्दी से चीजें अपने दिमाग में सेट करेंगे कि पॉलिटी तुम्हें बिल्कुल भी परेशान ना करे, एटलीस्ट तो मेरे होते हुए तो कतई नहीं। चलो ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।